उससे मिलने जरूर आऊंगा। अरे बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे देखकर। ताज्जुब ही की बात है। अब अगर कोई और काम ना हो तो फिलहाल शादी कर लो। इतनी रात गए चोरों की तरह यहाँ आते हुए आपको डर नहीं मालूम हुआ? मैं तो एक जख्म बन के रखी हूँ। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। साले इश्क फरमाने चले थे। वो लड़की एक अजीब पहेली थी। फुरकान आज तक ये फैसला नहीं कर सका आखिर वो चाहती क्या थी। वो उसकी पहली मोहब्बत थी, हिमाकत थी, या महज शामत आमाल। मैं नहीं कह सकता कि जब आप इस कहानी के इख्तिताम पर पहुंचेंगे तो फुरकान का फैसला आपको बिल्कुल दुरुस्त नजर आएगा या आप उसे बुज़दिल और 100% अहमक करार देंगे। ये उन दिनों का जिक्र है जब फुरकान पहली बार एक लड़की के कमरे में ठहरा था। खुशबू रफ्ता रफ्ता तेज होती जा रही थी। रात के पिछले पहर का सन्नाटा, हर तरफ फैली हुई तारीकी। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अभी उठकर यहां से गया है। इस आसिफ ज़दा कमरे में नींद तो क्या खैर आती, अलबत्ता सर में दर्द होने लगा। फुरकान कुछ देर तो बेचैनी से करवटें बदलता रहा, फिर उसने आंखें खोल दी और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। मालूम होता है आज भी शब बेदारी करना पड़ेगी। कल ट्रेन में रात भर उस नई नवेली दुल्हन के आशिक मिजाज शौहर ने वो धमा चौकड़ी मचाई कि लम्हा भर आंख ना लग सकी। मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उसने हनीमून मनाने की रिहर्सल शुरू कर दी थी। सोचा था कि आज लंबी तान कर सोऊंगा तो ये बूढ़ा कर्नल नासिर मिल गया, जिसने आधी रात तक अपनी बेसरोपा बातों से बोर किया और रात बसर करने के लिए जो ये कमरा दिया, जिसमें हर तरफ खुशबू है, अतर की खुशबू, टैल्कम पाउडर की खुशबू, साबुन की खुशबू, क्रीम की खुशबू, जुल्फ़े अम्बरीन की खुशबू, जिस्म नाज़नीन की खुशबू। सोचते सोचते वो चौंक पड़ा। इस महकते हुए नरम और गुदाज बिस्तर ने तो ख्वामख्वाह रोमांटिक बना दिया। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप रोशन कर दिया, बिस्तर पर गहरी नजर डाली। झलकता हुआ नरम नरम लिहाफ, सिराने बासी फूलों का गजरा। तकिए पर खूबसूरत रंगों से कढ़ा हुआ ये मिसरा। यही है हमनशीं, मेरे शबाब व ख्वाब की दुनिया। फुरकान मुस्कुराने लगा। तो गोया ये है आपके शबाब व ख्वाब की दुनिया, जिसमें मेरे लिए नींद का कोई सामान नहीं। बहरहाल यह तो तय हो गया कि ये कर्नल साहब की साहबजादी का कमरा है, जो इस वक्त अस्पताल में अपनी बीमार माँ की तिमारदारी कर रही होगी। लेकिन लड़की है निफासत पसंद, बड़ा आर्टिस्टिक शौक पाया है। मगर जो लड़कियां तेज खुशबू पसंद करती हैं, अगर इनकी नफ्सियात के बारे में भी कुछ अता पता होता तो मजा आ जाता। फुरकान बिस्तर से उतरकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता कमरे में टहलने लगा। रात दबे कदमों गुजरती जा रही थी। वो चौखट से लगकर खड़ा हो गया। बाहर सर्द हवा चल रही थी, हर तरफ सन्नाटा, खामोशी थी और गहरा अंधेरा फैला हुआ था। खिड़की के पास खड़े होकर भी करार ना आया। कुछ ऐसी खुनकी महसूस हुई कि जिस्म हौले हौले कपकपाने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी। मेज के करीब पहुंचा, कुर्सी खिसकाई,
और उस पर बैठ गया। मेज पर एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर का फ्रेम सुनहरी था और दीदा जेब भी था। उसने तस्वीर को गौर से देखा और मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो ये आप हैं। तस्वीर तो खूबसूरत है। खूबसूरत ना होती तो इस तरह सजाकर क्यों रखी जाती? वहीं बैठे बैठे वो मेज पर बिखरी हुई किताबों को उलट पुलट कर देखने लगा। अचानक एक किताब के अंदर से एक लिफाफा निकलकर सामने आ गया। इसके साथ ही हल्की सी महक भी उभरी। उसने लिफाफा नाक के करीब लाकर सूंघा, कई बार सूंघा। लिफाफे के अंदर से खत निकला। किसी का खत पढ़ना बुरी बात है, लेकिन किसी दोशीज़ा के कमरे में इस तरह की खाना तलाशी लेना, खाना तलाशी तो बाद में होगी। फिलहाल उसने खत पढ़ना शुरू कर दिया। खत पढ़ते पढ़ते उसे बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा, तो साहबजादी इश्क भी फरमाती हैं। मगर ये शख्स जिसका नाम रियाज है, सख्त बुज़दिल और निकम्मा मालूम होता है। उसने इज़ारे मोहब्बत कम और खुशामद ज़्यादा की थी। खत में जगह जगह अशार की भरमार थी। उन शायरों का सोज़े इश्क था जिनकी तमाम ज़िंदगी फ़राक़े महबूब में कट गई और जिनसे किसी महालका ने कभी इल्तिफ़ात ना बढ़ता था। उसने बाकायदा खाना तलाशी शुरू कर दी। मेज़ का खाना खोला। इसमें कुछ कागजात थे, कुछ खतूत थे। फुरकान ने कई खतूत निकाल कर पढ़े। उनमें भी कई मोहब्बत नामे थे। कुछ कामयाब आशिक थे, कुछ नाकाम थे। जिन्हें इल्तिफ़ात हासिल था, उन्होंने उसके हुस्न की कसीदा ख्वानी की थी। कुछ नाकाम थे, उन्होंने रुस्वा करने की धमकी दी थी। कुछ खुदकुशी पर आमादा थे, कुछ आलम वहशत में सैराना वर्दी का इरादा रखते थे। मेज़ का दूसरा खाना खोला। इसमें चूड़ियाँ, सिंगार का सामान और कुछ ऐसी अशिया थी जिन पर नामहरमों के लिए ममनुआ का लेबल लगा रहता है। तीसरा खाना खोलते ही एक नीम बराना कवि हकल हबशी की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर किसी अंग्रेजी रिसाले से काट कर निकाली गई थी। इस तस्वीर की यहाँ क्या तुक? ये बात इसकी समझ में नहीं आई, लेकिन आंखों में नींद का खुमार आ गया था। फुरकान ने मेज पर रखी हुई तस्वीर नजर भर कर देखी। अंगड़ाई ली, वो बिस्तर पर जाकर दराज हो गया। अच्छा तो मोहतरमा, फिलहाल खुदा हाफिज। मगर नींद ना आई। वो मेज पर से तस्वीर उठाकर देर तक ख्वाबनाक नजरों से देखता रहा। रात ने थोड़ा सा सफर और तय किया। फुरकान की आंखें बोझल होने लगी। इस दफा वो बिस्तर पर गया तो आंख लग गई। सुबह खाने की मेज पर बैठा जब वो चाय पी रहा था तो एकाएकी बराबर वाले कमरे में किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज उभरी। ये बूढ़े कर्नल की लड़की सीमा थी जो नौकर पर बरस रही थी। फैजू! ओफो भाई, ये क्या मुसीबत है? रात को मेरे कमरे में कौन आया था? जोर जोर से चीखने के बायस उसकी आवाज भर्रा गई।
किसने उसे यहाँ आने की इजाजत दी? तुमने मना क्यों नहीं किया? बदतमीज कहीं का, सारा सामान उलट पुलट कर दिया। जरा जाके बिस्तर तो देखो, यूं लगता है किसी ने सारी रात कुश्ती लड़ी हो। फिर वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई दूसरी तरफ चली गई। बेगैरत बेहया कहीं का। फरखान चुपचाप बैठा मुस्कुराता रहा। उसने सोचा अगर वो इस वक्त यहाँ आ जाए तो मजा आ जाए, मगर वो इस तरफ ना आई। एक रात का जिक्र है। फुरकान कर्नल के घर आया। हर तरफ उजली उजली चांदनी चटकी थी। अचानक उसकी नजर सीमा पर पड़ी। वो बेख्तियार उसके पास पहुंच गया। सीमा अपने आप में मगन थी। फिर यकायक सीमा ने चौंक कर उसे देखा। दोनों कुछ देर एक दूसरे को तकते रहे। उस लम्हे सीमा उसे गजब की हसीन मालूम हुई। अभी वो समझने भी ना पाया था कि सीमा उसे नजरअंदाज करके चली गई। उस्ताद, ये तो चोट हो गई। तुमसे इतना भी ना हो सका कि 14वीं के चांद के मुतालिक थोड़ी सी उल्टी सीधी शायरी कर डालते। कुछ साहबजादी की शान में कसीदा ख्वानी करते। मालूम होता है कि रोब खा गए, मगर एक बात मानना पड़ेगी, लौंडिया है चंदे आफताब, चंदे महताब। अच्छा शहजादी, तुम्हारे लिए अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर कई रोज गुजर गए। कोई खास बात ना हुई, कोई हादसा रूनुमा ना हुआ। रोजाना रात गए तक बूढ़े कर्नल से बातें होती। राख के नीचे दबी हुई चिंगारियां कुरेदी जाती। कर्नल नासिर कभी दुख से आह भरता तो कभी खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ता, और फुरकान की नजर हर आहट पर दरवाजे की जानिब उठती और नाउम्मीद होकर पलटती।
अरे ये क्या हुआ? आपके पास कोई दवा होगी? जरा सी खराश आ गई। हाँ मैं कुछ लेकर आती हूँ। खामखा तकलीफ की आपने। दिखाइए। अरे ये तो इतना सारा खून निकल रहा है। आपने तो कहा था कि जरा सी खराश आई है। ये तो बहुत गहरा जख्म लग गया। जख्म लगा नहीं, मैंने खुद लगाया। क्यों? अभी भी बताना पड़ेगा। अरे अगर ये चोट ना लगती तो आप पट्टी क्यों बांधती मुझे? आप तो बड़े अजीब आदमी मालूम होते हैं। आपसे बात करने का तो मौका ही नहीं मिलता था। सोचा इस बहाने बात हो जाएगी। अगर ये हरबा भी कारगर ना होता ना तो मैंने तय कर लिया था, अपने कपड़ों पे आग लगा देते। भड़कते हुए शोले देख के तो आपको मुझ पे तरस आ ही जाता। आप तो बड़े अजीब आदमी मालूम होते हैं। सीमा, तुमसे तो मोहब्बत हो गई है। उस्ताद, ये तो बड़ा मुजर्रब नुस्खा रहा। बस थोड़ी सी जुर्रत रंदाना चाहिए। सारे मराहिल आसानी से तय हो गए। ना आहें भरने की नौबत आई, ना तारे गिन गिन के रातें काटना पड़ी। यार, लोगों ने मोहब्बत को ख्वामख्वाह इतना पेचीदा बना दिया है। दरअसल बात यह है कि इश्क की रिवायत को अब बदलने का जमाना आ गया है। पुरानी टेक्निक से कुछ काम ना बनता, इसमें बड़ा ही वक्त सर्फ होता। सुना है बाज तो ऐसे मुस्तकिल मिजाज आशिक गुजरे हैं कि तमाम जिंदगी रोते धोते तड़पते बिलकते गुजारती, मगर इजहार इश्क की जुर्रत ना हुई। सख्त मस्खरे लोग थे। अच्छा मेरी शहजादी, मैं चलता हूँ। जी कर्नल साहब घर पे हैं? आप किसको पूछ रहे हैं? आपके वालिदे माजिद कर्नल नासिर साहब, मेरे यानी फुरकान अहमद खान यूसुफ जई के वालिदे बुजुर्गवार के अखलौते दोस्त। जी वो तो अभी तक वापस नहीं आए। वैसे आप अभी तक सोई नहीं? बस सोने ही जा रही थी। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। तो क्या लोरी सुनाऊं? अरे आपने तो आज इकट्ठा मेहरबान होने का तहिया कर लिया है। कल कहीं सितारों के निजाम में गड़बड़ तो नहीं पैदा हो जाएगी? फिलहाल आप जाकर आराम कीजिए, वरना हाथ की तकलीफ बढ़ जाएगी। मगर नींद जो नहीं आती। नहीं, नींद आ जाएगी।
लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, शर्माती हुई बल खाती हुई, सावन की भीगी रात में। कर्नल यूं तो खासा आज़ाद ख्याल आदमी था, लेकिन सीमा से इसका मेल जोल कतई पसंद ना करता था। कभी कभार उसने दौरान गुफ्तगू सीमा का जिक्र छेड़ा तो बड़ी बेरुखी से इसकी बात नज़रअंदाज कर गया। कभी फुरकान की हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि एक बार जब फुरकान ने कर्नल के रूबरू सीमा से उसकी माँ की अलालत के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने फ़ौरन मुदाखलत की। आपकी अम्मा की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। मैं इनके मुतालिक तुम्हें बता चुका हूं। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर बैठो, जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस वाक़ये के बाद फुरकान ने कर्नल के सामने सीमा से बात करना तो दरकिनार, कभी नज़र उठाकर भी ना देखा। लेकिन इस पाबंदी के बावजूद वो चोरी छुपे एक आशुफ्ता तबाह नौजवान की तरह सीमा को बराबर छेड़ता रहा। ये बड़ी छोटी छोटी बातें थी। कभी उसके बाल उलझा देता, कभी रुखसार पर चपत लगा दी, कभी बाजू पर चुटकी बढ़ दी। ये सारी हरकतें उस वक्त होती जब कर्नल घर पर मौजूद नहीं होता था। उसकी मौजूदगी में इसका रवैया कतई नॉर्मल होता। एक रोज कर्नल अस्पताल गया हुआ था। इसी असना में फुरकान सीधा सीमा के पास गया। इधर उधर की बातें करते करते दफातन बोल पड़ा। तालीम को तो तुमने खैर बात कह ही दी है। अब अगर कोई और काम ना हो तो फिलहाल शादी कर लो। कभी इस मसले पर संजीदगी से गौर ही नहीं किया। तो तुम्हें क्या इसके लिए दरखास्तें मतलब है? कोई एक अच्छा सा इश्तिहार ही दे डालो। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह खाली असामी के लिए मैं भी उम्मीदवार बन सकूंगा। आप दरख्वास्त भेजिए, उस पर भी गौर किया जा सकता है। अच्छा, तो उस बेचारे रियाज का क्या होगा?
कौन रियाज? वही रियाज जिनको तुम्हारी बादा फरोश आंखों में मोहब्बत छलकती नजर आती है, जो रातों अख्तर शुमारी करते हैं और दिन में किसी ऐसे वीराने में जाना चाहते हैं जहां हर आशिक नामुराद जाने की धमकी देता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी रियाज व्यास को नहीं जानती। फुरकान अपनी बात पर अड़ गया। उसने रियाज के खतूत के और ना जाने कितने जुमले सुना डाले। सीमा बराबर अपनी लाइल्मी का इजहार करती रही, लेकिन वो भी बाजिद रहा। बात जो गैर संजीदगी से शुरू हुई थी, बढ़कर अचानक संजीदा सूरत इख्तियार कर गई। आपकी बात दूसरी है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कोई हरजाई हूं, सारी दुनिया से फ्लर्ट करती फिरती हूं। कैसी तबीयत है? अच्छी है। हेलो हेलो हेलो। इतनी सी बात के इस लड़की ने इतना बतंगड़ बना दिया। इस कदर नाराज होने की क्या बात? चाय पी ली तुमने? जी हाँ। भाई माफ करना, मैं बहुत तड़के नाश्ता कर लेता हूं। मैंने फैजू को भेजा था लेकिन तुम सो रहे थे। रात को कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें?
जी नहीं, बस नींद ज़रा देर से आई थी। ओहो, सर्दी लगी होगी तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं था, बिस्तर काफ़ी गर्म था। इस दफ़ा फुरकान ने कनखियों से सीमा की जानिब देखा। उसने झट अखबार अपने चेहरे के सामने कर लिया। जरा देर तक कर्नल से बातें करने के बाद वो अपने होटल में चला आया। शाम को फुरकान कर्नल नासिर के घर गया, मगर वो उस वक्त मौजूद न थे। वो देर तक तन्हा वहां बैठा रहा। कर्नल का मकान उजाड़ इलाके में एक ऊंचे टीले पर था। गिरदो नवा में इक्का दुक्का बंगले थे। सरे शाम ही सन्नाटा फैल गया था और इस सन्नाटे में कभी कभी सीमा की आवाज सुनाई देती। वो मुलाजिम को घरेलू कामकाज के बारे में जरूरी हिदायत दे रही थी। फुरकान कई बार उठकर दरवाजे तक गया, मगर वो नजर ना आई। बेचैन होकर उसने टहलना शुरू कर दिया। रात की वीरानी फैलती जा रही थी। अभी तक बूढ़ा कर्नल वापस नहीं आया था। फुरकान कमरे से बाहर गया। हर तरफ खामोशी थी, अंधेरा था। अलबत्ता ऊपर लाउंज में रोशनी थी। वो उस तरफ चल दिया। लाउंज में सीमा मौजूद थी। वो ठिठक कर रह गया। वो सोफे पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। फुरकान लहजा भर तक गोमगो के आलम में खड़ा रहा। फिर हिम्मत करके फुरकान ने इज़हार माजरत करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा बेजा मुदाखलत को। क्या आप बता सकती हैं कर्नल साहब कब तक तशरीफ़ लाएंगे? अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। कहकर तो यही गए थे। लड़की तो यार वाकई बड़ी जोरदार है। कहीं से भी फ्लर्ट फ्लर्ट मालूम नहीं होती। गेटअप भी अच्छा है, मगर ये ख्वामखा की खामोशी। कल रात मुलाजिम की हिमाकत की वजह से मैं आपके कमरे में सो गया था। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। हमारा मुलाजिम बड़ा ही घामड़ आदमी है। क्या किया जाए, दूसरा कोई कायदे का आदमी मिलता ही नहीं है। सीमा, रात का खाना भी उसने कर्नल नासिर के साथ खाया और देर तक उससे बातें करता रहा। आज की गुफ्तगू से उसे अंदाज़ा हो गया कि कर्नल की ज़िंदगी काबिल रहम हद तक बेकैफ गुजर रही है। फ़ौज से रिटायर हुए मुद्दत हो गई थी। पुराने मिलने जुलने वाले या तो मर खप गए थे या उसी की तरह ज़िंदगी के हंगामों से अलग थलग किसी वीरान मुकाम पर गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ले दे के एक बीवी थी जो उसकी रफ़ीक़े तन्हाई थी, मगर पिछले महीने फालिश के बाद वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। कर्नल सुबह और शाम उसकी खैर खबर मालूम करने पाबंदी से जाता था। घर में सिर्फ सीमा थी, वो भी उसे ज़्यादा वक्त ना दे सकती थी क्योंकि वो घर के कामकाज और दीगर मसरूफियात में इतनी उलझ जाती थी कि बाप की जानिब तवज्जो देने की मोहलत ही ना मिलती। कर्नल नासिर को किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो
कर्नल एक नेक तीना तो खुदा तरस आदमी था। पहलू में दर्दमंद दिल रखता था। हाजितमंदों के लिए उसके पास बाकायदा एक रजिस्टर था। महीने की पहली तारीख को वह हर एक के नाम मनी ऑर्डर से रकम भेजता। कर्नल कुछ तवाहुम परस्त भी था। हमेशा सोने से पहले बंगले की एक कोठरी में जाकर खुद अपने हाथ से चिराग रोशन करता और अगरबत्तियां सुलगाता। उसका ख्याल था कि इस तंगो तारीख कोठरी में किसी साये का गुजर है। बड़ी अजीब सी बात थी, जिस शख्स ने जंग के मुख्तलिफ महाजों पर ना जाने कितने कड़ियल जवानों को तहे तेख किया था, खुद एक मुर्दे से डरता था।